ओ भाई साहब, ये बिरजू के भाई का खेत कहाँ है? भैया सीधे चलते जाइएगा, जब देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। अंगद बिरजू के भाई के खेत की जांच पड़ताल कर रहा था। ये तो साफ हो गया है कि फसल जलकर राख हुई है और ये फसल देवता का ही काम लगता है। आमतौर पर फसल जलने के बाद उसकी जमीन और उपजाऊ हो जाती है, लेकिन यहां तो साल भर बाद भी कोई घास या जंगली पौधे भी नहीं उगे। ऐसा कैसे संभव है? क्या यह सब फसल देवता के कारण हुआ है? शायद इसमें कुछ और भी भेद छुपा है। मैं इसका सैंपल लेकर इसे स्टडी करता हूं। वो अपना काम ही कर रहा था कि किसी ने उसे आवाज दी। अंगद! वहां पर बुरी तरह हाफता हुआ बिरजू खड़ा था। अंगद ने बड़ी ही चालाकी से बिरजू से छुपाकर वो थैली अपनी जेब में भर ली। बिरजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हमारा गांव बहुत बड़े खतरे में है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कुछ उसने देखा था, बिरजू ने सब कुछ अंगद को बता दिया। वो ठीक आदमी नहीं है। धीरज का पूरा परिवार एक तरह से इस गांव पर राज करता है। पूरे खानदान में गुंडे भरे हैं। साथ ही अभी मैंने जो कुछ भी सुना, उससे ऐसा लग रहा है कि राजू भैया और धीरज मिलकर इस गांव पर कब्जा करने की कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं? मेरी बात मानो राजू, इस छोटी सी जगह से निकलो और अपनी लाइफ बनाओ। तुम वापस शहर लौट जाओ और वहीं सेटल हो जाओ। जमीन बेचने के बाद मैं भी यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन तुम समझ नहीं रहे अंगद, उनके प्लान में फसल देवता भी शामिल है। फसल देवता का उनसे क्या लेना देना? मुझे लगता है वो लोग फसल देवता को काबू में करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसके जरिए वो पूरे हिमाचल को अपने कब्जे में कर लेंगे। मुझे उसी दिन राजू पर शक हो गया था जब वो गोलू को लेकर जंगल से बाहर निकल रहा था। ओह, इसका मतलब मेरे और फसल देवता के बीच में एक और विलन आने वाला है। तभी उन्हें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। चले जाओ यहाँ से। ये कौन है? खेतों के पास में उन्हें एक ट्रैक्टर पर श्रुति बैठी हुई नजर आई। उसके पास धीरज के कुछ मवाली दोस्त खड़े थे। तुम लोगों को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? मैं नहीं आने वाली। लेकिन भाभी जी, धीरज भैया ने आपको बुलाया है। उसे कह दो मेरा मन नहीं है। मुझे ऐसे चोरी छिपे अकेले में ना बुलाया करे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। अरे भाभी, ए, जब वो मना कर रही है तब जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम लोग? ए बिरजू, धीरज भैया के मामले में दखल मत दे। ये भाभी और उनके आपस की बात है। ज्यादा बोला तो ठीक नहीं होगा। चलो यहाँ से। इन्हें तो अब धीरज भैया ही देखेंगे। श्रुति ने अपने आंसू उनसे छुपाने की नाकामयाब कोशिश की। अंगद ने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसे दे दिया। मेरा बस चले तो मैं उस धीरज को जान से मार दूंगा। तुम अब भी यहाँ आती हो? हाँ, जब मन ठीक नहीं होता है तो यहाँ आकर बैठती हूँ। चलो बिरजू, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी? तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो श्रुति। मैं क्या चाहती हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने अपने फैसले मुझ पर थोपे हैं। कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। तो बताओ मुझे, क्या चाहती हो तुम? मुझे इतना जरूर पता है कि तुम धीरज से शादी तो नहीं करना चाहती हो। तुम क्या करोगे जानकर? कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझसे एक गलती हुई है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम मुझे एक और मौका दो तो मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं। मैं आज भी बस तुमसे प्यार करता हूं। आज तक मैं केवल इसीलिए चुप रहा क्योंकि मुझे लगा तुम खुश हो, लेकिन अब और नहीं। उसी वक्त गांव में बहुत खराब समय है।
क्या करेंगे ये लोग? कैसे बचेंगे उससे? फसल देवता कुचल देगा पूरे गांव को। अरे काका, क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे काका की उम्र हो गई है, उन्हें किसी चीज की सुध-बुध नहीं है अब। पूरा दिन अपने ही बड़बड़ाते रहते हैं। बेचारे ना जाने कब से मौत का इंतजार कर रहे हैं। रोज शाम को इनका बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। अब तो हमें आदत हो गई है इनकी बकवास सुनने की। इन पर ध्यान मत दो। मैं जानता हूँ फसल देवता का राज। आखिर वो कौन सा राज था फसल देवता का जो हरिया चाचा जानते थे? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।